मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद जीएस में स्वागत करता हूं। आइए आप सभी को आज हम लोग संविधान के एक स्पेशल टॉपिक अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे, जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, किसी भी वनडे एग्जाम में अगर बैठेंगे तो आपको अनुच्छेद से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आइए आज के वीडियो में आप इससे फायदा उठा करके अनुच्छेद के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को पूरा वीडियो देखेंगे, लास्ट में बहुत सारे आपको ट्रिक मिलेंगे। ओके, तो देखिए अनुच्छेद भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान जो है ना, ये कब लागू एक दो क्वेश्चन आप कमेंट में डालिएगा। भारतीय संविधान लागू कब हुआ ये डेट आपको बताना है। ये लागू कब हुआ ये आपको बताना है। लागू कब हुआ ये क्वेश्चन है, आप बताइएगा कमेंट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के बारे में अगर बात करें तो क्या क्या आपको दिखेगा, तो दो तीन चीज आपको स्पष्ट दिखेंगे भारतीय संविधान में। एक होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद ठीक है, और एक होता है आपको अनुसूची, अनुसूची, और एक होता है भाग, भाग। ओके, जब संविधान बना था तो उस समय कितना अनुच्छेद था, तो 395 अनुच्छेद उस समय था। और अभी और भागों की संख्या, अनुसूची की संख्या बात, ये देखो ये जो है अनुच्छेद जो है ये बढ़ गए हैं। आज लगभग 448 के आसपास अनुच्छेद मिलते हैं। ठीक है, अनुसूची टोटल 8 था मूल संविधान में, लेकिन अभी अनुसूची भी बढ़ करके हो गया है आपका 12। भाग के बात करते हैं तो ये 22 था, अभी ये भी बढ़ करके हो गया है 25। ओके, तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो अनुच्छेद पर बात करेंगे। ओके, कौन कौन सा अनुच्छेद है जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ओके, ठीक है, तो अनुच्छेद में आइए। तो अनुच्छेद 1 से लेकर के आपको इस तरह से अनुच्छेद बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो कुछ अनुच्छेद आप लोग को लिखाया हुआ है, उससे आप पूछते चलिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बोलिए कौन सा लिखाया है स्टार्टिंग में? अनुच्छेद 1। ठीक है, अगर आप अनुच्छेद 1 की बात करते हैं, अनुच्छेद 1 की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? तो अनुच्छेद 1 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, ये तीनों को एक साथ समझेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 क्या है? ये बताता है कि भारत में जितना एरिया है उसके बारे में बात करता है, यानी कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश का उल्लेख करता है, यानी कि भारत में जितना क्षेत्र है उसके बारे में जो बात करता है ये करता है अनुच्छेद 1। केंद्र, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, राज्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख, इसको ये भी कह सकते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख अनुच्छेद 1 में है। देखिए यही बात जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख, ये अनुच्छेद 1 में मिलेगा, भाग 1 में मिलेगा और अनुसूची 1 में मिलेगा। ठीक है, तो आपको 3 यही याद हो गया। अनुच्छेद 1 क्या हो गया? संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख। अनुसूची 1 क्या हो गया? संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख। और भाग 1 क्या हो गया? संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख। ओके, इसमें क्या है? 2 में क्या है और 3 में क्या है? ठीक है, 2 में क्या है? 2 में है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश की बात करता है। 2 क्या करता है? नए राज्यों का प्रवेश, मतलब कि अगर दूसरा राज्य कोई भारत में शामिल हो रहा है तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, 3 क्या कहता है? कहता है नए राज्य, यानी कि अगर कोई राज्य हमारे पास है, हमारे पास कोई राज्य है, उस राज्य में कोई परिवर्तन होना है। ठीक है ना, यानी कि ये मान लीजिए कि हमारे पास जो राज्य है, यानी कि राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन,
ठीक है। ये सब परिवर्तन अगर करना है ना, तो ये किसके तहत करेंगे, तो अनुच्छेद 3 के तहत ये होते हैं। राज्यों के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, है ना, नए राज्यों को तोड़ करके नए राज्य बनाना, ये काम किसका है, अनुच्छेद 3 का। जबकि 2 का क्या है, नए राज्य का प्रवेश। कोई दूसरे राज्य भारत के टेरिटरी में नहीं है और कोई दूसरा राज्य चाहेगा भारत में शामिल होना, तो अनुच्छेद किसके तहत, 2 के तहत। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। और भी लिखाए होंगे आगे, अनुच्छेद 5 लिखाए होंगे। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी लिखाए हैं, नहीं 11। ठीक है, ये आइए, इतना समझिए। ये क्या है, तो ये देखो, ये 1 से लेकर के 4 तक जो है भाग 1 हो गया, भाग 1 हो गया। आपसे अगर पूछेगा भाग 1 के अंतर्गत कौन कौन अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 1 आते हैं, अनुच्छेद 2 आते हैं, अनुच्छेद 3 आते हैं और 4 भी आते हैं। ओके, है ना। और ये जो है 5 से लेकर के 11 तक ये आता है भाग 2। ठीक है, और भाग 2 में किसकी जानकारी है, तो नागरिकता का, है ना। भाग 2 किसका है, नागरिकता। समझ गए, भाग 2 में किसका उल्लेख मिलता है, नागरिकता का। नागरिकता का मतलब भारत के अंदर में कौन कौन नागरिक हैं, कौन व्यक्ति को भारत का नागरिक कहेंगे, इसका उल्लेख जो है भाग 2 में है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ओके, देखिए 5 से लेकर 11 तक क्या क्या बात करता है जी। ठीक है, तो सबसे पहले 5 आपसे पूछेगा, 5 क्या है, तो यह नागरिकता का परिभाषा क्या है, नागरिकता का परिभाषा। ठीक है, ये क्या है, नागरिकता का परिभाषा। ठीक है, 6 क्या करता है जी, है ना। देखिए 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 जो है ये अनुच्छेद क्या है, ये 6, 7, 8, 9 अनुच्छेद ये 26 जनवरी 1950 तक के माना जाता है। ठीक है, उसके बाद का नहीं। तो ये 26 जनवरी 1950 तक ही जो भारत में नागरिक था उसके बात करता है। तो 6 क्या करता है, 6 कहता है 6 के बारे में बात करते हैं। तो 6 क्या कहता है, 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों के संबंध में नागरिकता। उस समय भारत आजाद हुआ था और भारत का विभाजन भी हुआ था। तो कुछ लोग पाकिस्तान में रह रहे थे, तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहते थे, और कुछ लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहते थे। तो जो भी पाकिस्तान में व्यक्ति है वह भारत में आना चाहता है और उसको हम नागरिकता देंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत देंगे, तो ये अनुच्छेद 6, यानी कि ये किससे संबंधित है, पाकिस्तान से आए लोगों के नागरिकता। इसका नागरिकता करता है ये पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए उसके नागरिकता की बात करता है 6। 7 क्या करता है, 7 क्या करता है, तो 7 में कहता है, देखिए 7 में कहता है कुछ लोग ऐसे थे जो पहले भारत से पाकिस्तान गए और फिर वह पुनः भारत की ओर आए, या फिर एक परमिट डेट था, उस डेट के बाद जो लोग आए, उस डेट के बाद एक डेट बताया गया था, इस डेट में जिसको भी पाकिस्तान जाना है वो चले जाए। उस डेट के बाद जो लोग आए उसके नागरिकता की बात करते हैं। यानी कि इसमें ये माना जाता है कि पहले भारत से पाकिस्तान गए, ठीक है, लेकिन फिर वह वापस आए, है ना। फिर भारत वापस आए लोगों की नागरिकता, ठीक है, वापस आए लोगों की नागरिकता की बात करता है 7। ठीक है, अनुच्छेद 8 क्या करता है जी, 8 करता है जो विदेश में गए लोग, उस समय भी बहुत सारे विदेश में गए होंगे, तो उसके बात करता है। यानी कि विदेश में गए लोगों की नागरिकता, ठीक है, किसकी नागरिकता की बात करता है, विदेश में गए लोगों की नागरिकता। ठीक है, ये 8 करता है। 7 क्या करता है, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। 7 क्या करता है, भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता की बात करता है।
8 क्या करता है, विदेश में गए नागरिकता लोगों की नागरिकता। 9 क्या करता है, 9 कहता है विदेश में बस गए, विदेश में बस गए लोगों की नागरिकता, विदेश में बस गए लोगों की नागरिकता की बात करता है 9। ठीक है, ओके, विदेश में बस गए लोगों की नागरिकता की बात करता है। 11 क्या करता है, 11 अनुच्छेद 11 की बात करते हैं, इधर जगह नहीं ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे खींच करके लिख रहे हैं ना। ठीक है, 11 क्या करता है, देखिए ये तो होगा 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक के ये सभी अनुच्छेद काम करेंगे। लेकिन अब उसके बाद नागरिकता जो आएगा, किसी को नागरिकता देना है, किसी को नागरिकता समाप्त करना है, क्या करना है, नागरिकता संबंधित कुछ भी करना है, तो ये अनुच्छेद 11 में हमारे संविधान निर्माता ने लिख दिए कि अनुच्छेद 11 के तहत क्या होगा कि हमारा जो संसद होगा उसे नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि हमारा जो संसद है, यानी कि संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार, सब लिखते भी चलेंगे। ठीक है, संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, ओके, देखिए 1 से लेकर के 4 तक क्या है, इसमें राज्य एवं संघ क्षेत्र की बात करता है। 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता की बात करता है। ओके, 5 नागरिकता की परिभाषा की बात करता है। 6 क्या करता है, पाकिस्तान से जो भारत में आए उसके बात करता है। 7 क्या करता है, पाकिस्तान भारत से पाकिस्तान गए और फिर भारत आए उसके बाद करता है। 8 क्या करता है, विदेश में जाके बस गए उसके बाद करता है। 9 क्या करता है, 8 क्या करता है, विदेश गए। 9 क्या कहता है कि विदेश में जाके बस गए। ठीक है, 11 क्या कहता है, संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार। संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार आपको ये है। अभी देखिए जितना भी नागरिकता संबंधित कानून चलते हैं, जैसे 1955 में कानून बना। ठीक है, नागरिकता संबंधित कानून 1955 में बना पहली बार, और उसी कानून को बदल बदल के बार बार उसी में क्या करते हैं, संशोधन किया जाता है और बार बार कानून बनते हैं। 2019 में कानून बना था CAA, है ना, तो वो भी क्या था, 2019 में जो कानून बना है इसके तहत अनुच्छेद 11 के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत ही संसद का अधिकार है कि वह नागरिकता संबंधित कानून बना सकता है। कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, कौन व्यक्ति भारत के नहीं नागरिक होंगे, ये बात ये जो है वह कौन प्रमाण कर सकता, ये कौन बना सकता है, किसका अधिकार है, संसद का अधिकार है। जो पार्लियामेंट दिल्ली में बैठा हुआ है उसका यह अधिकार है कि संसद में, है ना, किस व्यक्ति को हम भारत के नागरिक माने। जैसे CAA अभी जो 2019 में आया था, तो उसमें क्या कहा गया कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित है ना, गैर मुस्लिम, वह भारत में आएंगे तो उसको नागरिकता दिया जाएगा अगर वह 2014 से पहले आ गया हो। ठीक है, तो ये संसद बनाया, ऐसा कानून बना दिया, कोई भी 2014 से पहले आ गया हो वह नागरिकता ले सकता है। ओके, है ना, कहां से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और गैर मुस्लिम में 6 धर्म की बात किया, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को। ठीक है ना, ये 6 धर्मों की बात किया गया 2019 में। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका 1 से लेकर के 11 तक। किसी को दिक्कत? 1 में संघ राज क्षेत्र का उल्लेख, 2 में नए राज्यों का प्रवेश, 3 में राज्य क्षेत्र नाम परिवर्तन, 5 में नागरिकता का परिभाषा, 6 में पाकिस्तान से आए लोग, 7 में पाकिस्तान से, भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान वापस आए लोगों की नागरिकता, 8 में विदेश में गए लोगों की नागरिकता, 9 में विदेश में बस गए लोगों की नागरिकता, 11 में संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार। कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़िए, और अनुच्छेद लिखाए होंगे, क्या क्या लिखाए हैं, इसको मिटा देते हैं तब तक, है ना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा।
चलिए ओके। बोलिए नेक्स्ट। 8 अनुच्छेद 14 14 लिखाए हैं, 15 लिखाए हैं, 16 होगा, 17, 18, 19। 19 में ABC, ठीक है ना। 19 के A है ना, 19 के B, इसी तरह के वहां तक आएंगे तो बात करेंगे, समझिए है ना। देखिए एक्चुअली में क्या है कि ये 12 से लेकर के, ठीक है, अनुच्छेद देखिए 12 से लेकर के 35 तक किस में आता है जी, तो ये भाग 3 में आता है, भाग 3 में आता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है, अधिकार, मौलिक अधिकार, समझ गए। यानी कि हमारे यहाँ सबसे पहले क्या बताया कि आपका कितना एरिया है। संविधान निर्माता ने कितना बढ़िया बात कहा कि आपके पास कितना क्षेत्र है ना, जिसमें पहला कहा राज्य एवं क्षेत्र के बात किया, ठीक है। फिर कौन कौन नागरिक होगा उसका बात किया। अब नागरिक जब आ गया उसके बाद किसका बात करेगा, नागरिक का क्या क्या अधिकार होगा, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार जो होता है ये नागरिकों का अधिकार है, किसका है, नागरिक का, नागरिक का अधिकार, ठीक है, अधिकार, समझे। यानी कि इसमें मौलिक अधिकार यानी कि आप 12 से लेकर 35 तक जो भी है उसमें लोगों के मौलिक अधिकार की बात किया जाता है। इसमें नागरिकों को अधिकार देना ही देना है, ठीक है। अगर इसका अधिकार हनन किया जाता है ना, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, इसी में अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है। ओके, तो मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए, ठीक है, इसमें 14 में क्या कहता है जी, 14 में कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। देखिए 14 से लेकर के 18 तक समानता की बात करता है, 14 से लेकर 18 तक क्या करता है, समानता की बात करता है, समानता। यानी कि ये सभी अनुच्छेद में क्या है, समानता की बात करता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अधिकार, ठीक है ना। विधि के समक्ष समानता का अधिकार मतलब विधि के मतलब कानून हो गया, यानी कानून के सामने सब बराबर है। समानता मतलब सब बराबर है, चाहे अमीर हो गरीब हो, है ना, स्त्री हो पुरुष हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी हो, है ना, वो कानून के सामने सब बराबर है ना। अगर कोई भी व्यक्ति जो अपराध, अगर कोई एक गरीब व्यक्ति कोई अपराध करता है उसको वह सजा दिया जाएगा, वही सजा कोई अमीर व्यक्ति को भी दिया जाएगा। अगर चोरी गरीब व्यक्ति करता है तो उसको जेल में डाला जाएगा, तो अगर चोरी अमीर व्यक्ति करता है तो उसको जेल में भी डाला जाएगा, है ना, समझ गए। अब इसके तहत आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बड़े पद पर रहे हैं वो भी जेल गए हैं, है ना। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, फिर भी उनको जेल जाना पड़ा, समझ गए। तो किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष सब बराबर है। विधि के समक्ष ये नहीं कि वो बड़ा है, वो राजनीतिक बहुत विख्यात है ना, ऐसा नहीं। कानून के सामने जो भी आएंगे उसको जेल या जो भी सजा कानून देगा उसको मानना पड़ेगा। उसी को कहा जाता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ओके, उसके बाद आइए 15 क्या कहता है जी, है ना, 15 कहता है सार्वजनिक समानता का अधिकार। क्या कहता है ये, सार्वजनिक समानता का अधिकार, ठीक है, सार्वजनिक समानता का अधिकार। 14 का कहता है विधि के समानता का अधिकार, ये सार्वजनिक समानता की बात करता है, यानी कि जो सार्वजनिक चीज होंगे, है ना, उसमें सबका अधिकार है, ठीक है। सार्वजनिक चीज कहने का मतलब है कि अगर कोई सार्वजनिक चीज, कोई सार्वजनिक संपत्ति हो, रेलवे लाइन हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, सरकारी स्कूल हो, प्लेग्राउंड हो, रोड हो, है ना, इन सब पर सबका अधिकार है ना। कोई कुआं हो, है ना, सार्वजनिक कुआं हो,
है ना, इन सभी पर सबका अधिकार है। उस पर सब लोग पानी पी सकता है। कोई रोड है, उस रोड पर सब चल सकता है। अब उस पर कह दे कि नहीं, इस पर केवल हिंदू चलेगा, मुस्लिम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। केवल गोर गोर व्यक्ति इस पर चलेंगे, काला काला नहीं चलेगा, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे होता था ना, है ना, कि हमारे महात्मा गांधी जा रहे थे, है ना, फर्स्ट क्लास का टिकट उनके पास था, लेकिन उसको ट्रेन से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो काले थे, समझ गए। तो वहां चलता था रंग भेद की नीति, काले और गोरे। भारत में ऐसा नहीं। सार्वजनिक अगर आपको रोका कब जा सकता है ना, जब आपके पास टिकट नहीं हो। किसी भी ट्रेन में आप बैठ जाइए, आपके पास टिकट नहीं है, तब आपको रोका जाएगा, क्या समझे। लेकिन आपके पास अधिकार है, पैसा दीजिए, टिकट लीजिए और जाइए। किसी भी आप एसी में 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास जो होता है, सब में जा सकते हैं, समझ गए। तो इसी को कहा जाता है सार्वजनिक समानता का अधिकार। अगर यहाँ आपको रोका जा रहा है कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं, तो आपके अधिकार का हनन हो रहा है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत? ओके, और वहां रिट जारी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। 16 क्या कहता है? 16 कहता है अवसर की समानता। अवसर की समानता का अधिकार। ठीक है, बहुत बढ़िया से समझिएगा, अब याद करते चलना है। अवसर की समानता, अवसर मतलब अवसर की समानता का अधिकार करता है। अवसर कहने का मतलब है कि अगर किसी तरह का वैकेंसी निकलता है, पद निकलते हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को वैकेंसी निकलता है, तो उसमें सभी को समान अवसर मिलेंगे। किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना हो तो वहां भी सभी व्यक्तियों को, सभी को समान अवसर मिलेंगे, समझ गए। इसी को कहा जाता है अवसर की समानता का अधिकार। ठीक है ना, सभी को समान, यानी कि अगर कोई वैकेंसी निकला, रेलवे का कोई वैकेंसी निकला, तो बताइए उसमें ऐसा रहेगा इसमें केवल लड़का ही फॉर्म भर सकता है, लड़की ही भर सकता है ना, इसमें केवल मुस्लिम भर सकता है, इसमें केवल हिंदू भर सकता है ना। किसी तरह से लिंग, न जाति, न धर्म, न क्षेत्र की, केवल बिहारी भर सकता है, कोई मराठी भर सकता है, ऐसा नहीं, समझ गए। इसी को कहा जाता है अवसर की समानता, समझ गए। इसी में कुछ छूट दिए जाते हैं, ठीक है, इसमें कुछ छूट दिए जाते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं आरक्षण। इसी में आरक्षण की बात करता है, यानी इसमें यह कहता है कि जो व्यक्ति सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उस व्यक्ति को बढ़ाने का है ना, के लिए एक अलग तरह से आरक्षण दिए जाते हैं। जैसे ऐसा होता है कि अगर कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन में एक व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति को हम रख दें, 2 व्यक्ति को, यानी कि कुछ सीट है, ठीक है, उसमें हम सभी को समान रखें, किसी का आरक्षण न दे। तो देखिए हमारे समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ ऐसा समाज में कुछ ग्रुप ऐसा है जो काफी बिल संपन्न है ना, उसके मतलब कुछ ऐसा है जो बहुत संपन्न है, कुछ ऐसा है जो बहुत गरीब है। जो संपन्न है उसका बच्चा बढ़िया बढ़िया कोचिंग में पढ़ा, अच्छा एजुकेशन लिया, अच्छा टीचर से एजुकेशन लिया। एक ऐसा ग्रुप है जिसका बच्चा पढ़ाई के नाम पर, यानी कि वो लोग पढ़ाई के नाम पर नहीं पढ़े, या गरीब है, किसी तरह से नहीं पढ़ पाया, समझ गए। तो अगर हम कंपटीशन समान रखेंगे, है ना, तो जो अभाव में जिया है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, वो हमेशा पिछड़ा रहेगा, वो नहीं आ पाएगा। इसके लिए उस व्यक्ति को जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उसके लिए आरक्षण की बात किया गया है। अभी वर्तमान सरकार ने जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको भी आरक्षण की बात किया, तो ये आरक्षण यहाँ दिए जाते हैं, जो पिछड़ा है उसके लिए दिया जाता है। बाकी यह है ना अवसर की समानता, ठीक है। 17 क्या कहता है जी? 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, जिसको बोलते हैं छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, ठीक है। यानी किसी के लिंग के आधार पर, किसी के जाति के आधार पर, किसी के धर्म के आधार पर, किसी के क्षेत्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते, समझ गए। ये अगर आप किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव करते हैं तो वह उसका मौलिक अधिकार का हनन है, वह आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ओके, ये 17 कहता है, ठीक है। ओके, है ना। 18 क्या है? उपाधियों का अंत,
का अंत, उपाधियों का अंत, है ना, उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं रख सकता, समझ गए, अपने परिवार का कोई उपाधि नहीं रख सकता, है ना। आप अगर आप खुद अर्न करते हैं उस उपाधि को, यानी कि आप बहुत अच्छा करते हैं, तो आपको नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए, आपको भारत रत्न दिया जाए, तो ये सब उपाधि आप रख सकते हैं। लेकिन कोई परिवार से आपको उपाधि मिल रहा है, कुंवर सिंह के परिवार से थे, है ना, राय बहादुर का उपाधि है, तो ये सब उपाधि आप नहीं रख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो उपाधि का अंत कर दिया गया, है ना। तो ये देखो सभी जो है 14 से लेकर के 18 तक जो अनुच्छेद है वो क्या है, समानता की बात करता है, सभी लोगों को समान बनाने की बात करता है, इसलिए ये समानता का अधिकार है। 14 से लेकर के 18 तक विधि के समक्ष समानता का अधिकार, सार्वजनिक समानता का अधिकार, अवसर की समानता का अधिकार, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है, 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है। 19 क्या कहता है ना, यहां से 19 से लेकर के 19 से देखिए 19 से लेकर के 24 तक जो है, 19 से लेकर 24 तक ये क्या है ना, ये है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम इसको बोलते हैं, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। 19 से लेकर के 24 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक तो हो गया, इसको मिटा दे, आगे ऊपर लिखते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता का अधिकार में आप चलेंगे 19, पहले 19 को देख लीजिए। 19 क्या कहता है, 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि एक्सप्रेस की स्वतंत्रता, यानी इसी को कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, डायरेक्ट ऐसे समझिए, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रेस के मतलब होता है मीडिया, जानते हैं, है ना, यानी कि आपको कुछ बोलने की स्वतंत्रता, यहां इसको ये भी कह सकते हैं बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, है ना, यानी कि आपको बोलने पर रोक नहीं है, ठीक है, इसी को कहा जाता है बोलने की स्वतंत्रता। जितना है मीडिया जो है आज के डेट में जो मीडिया चलता है ना, वो सभी किस अनुच्छेद के तहत उसको अधिकार मिला हुआ है, तो अनुच्छेद 19 के तहत, है ना, उसको अधिकार मिला हुआ है ना। तभी कोई भी सरकार अगर गलत कर रहा है या कोई भी व्यक्ति उसको लग जाता है कि ये गलत हो रहा है, तो वह कोई भी व्यक्ति, भारत के कोई भी नागरिक, है ना, वीडियो बना करके या फिर लेख लिख करके या कविता लिख करके किसी तरह से वह एक्सप्रेस कर सकता है कि वह गलत चल रहा है, समझ गए, इसी को बोला जाता है एक्सप्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें 19 में जो है बहुत सारे अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, 19 के ए, 19 के ए से करके, 19 में ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है, ये 6 प्रकार के अधिकार इसमें दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। ये 6 प्रकार के अधिकार क्या क्या है तो समझ लीजिए इसको, समझ गए। देखिए ए क्या कहता है, 19 के ए में क्या कहता है, ए में कहता है ना, जैसे देखिए इसको ऐसे समझिए कि सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, है ना, जैसे देखिए कुछ मित्र हैं, है ना, आप लोग सभी मित्र हैं और सभी प्लानिंग कर रहे हैं कहीं घूमने जाने के लिए, ठीक है ना, एक कहानी के जरिए आपको सिखाते हैं, ये सभी याद रहेगा, है ना। आप लोग सभी एक प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने हैं, ठीक है, तो कहीं जाना है तो सब प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, तो कोई कह रहा है कि नहीं हम गोवा जाएंगे, तो कोई कह रहा है दिल्ली जाएंगे, है ना, कोई कह रहा है बंबई जाएंगे, समझ गए। तो इस तरह से सभी कुछ न कुछ बोलेगा, क्योंकि सब, है ना, तो सब बोलेगा, तो बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, सब लोग बोलेगा, समझ गए, है ना, सब लोग बोलेगा, बोलने की स्वतंत्रता, है ना। ये इसी को कहते हैं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन
देखिए तब सब लोग फोन से पहले बात किए तब बोलने की स्वतंत्रता हो गया। फिर कहा अच्छा मिल करके बात करते हैं, ठीक है। तो मिल करके बात करते हैं, कहीं पर जाकर के मीटिंग किए, मिले, है ना। तो कहीं भी मिलने की स्वतंत्रता यानी कि इसी को कहा जाता है सम्मेलन की स्वतंत्रता। सम्मेलन, है ना, कि सम्मेलन या इसी को कहा जाता है सभा, सभा की स्वतंत्रता, ठीक है। समझ गए, सभा, सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता यानी कि जैसे आपको प्लान करना है कि हमको कहाँ जाना है, तो उसके लिए कहीं बैठेंगे, तो बैठेंगे तो मिलेंगे, मिलेंगे तो सभा करेंगे, है ना। तो सभा करने की स्वतंत्रता यानी कि आप सभा कर सकते हैं, ठीक है ना। कहीं भी देश में कुछ लोगों को बुला करके बैठा करके आप सभा कर सकते हैं, समझ गए। तो ये हो गया सभा करने की, है ना, या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और जैसे ही सभा कर लिए, सम्मेलन कर लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, ठीक है। आप एक ग्रुप बना लिए, है ना, कि ठीक है कि 5,000 10,000 रुपया खर्चा होगा, है ना, तो ठीक है, तो ग्रुप बना लेते हैं, संस्था बना लेते हैं, उसी में सब पैसा डाल दीजिए और हम लोग घूमने चलेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, इसको संस्था बनाने की स्वतंत्रता, है ना, इसको बोलते हैं संस्था, ठीक है, संस्था। या फिर इसको संगठन भी कहते हैं, संगठन, ठीक है। या फिर पार्टी कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, पार्टी बनाने की स्वतंत्रता, पार्टी बनाने की स्वतंत्रता, संस्था बनाने की, संगठन बनाने की, पार्टी बनाने की, है ना, इसी को कहते हैं। यानी कि आप संस्था बना लीजिए, है ना, कुछ लोग पार्टी बना लेते हैं, है ना, बहुत सारे लोग मिल करके आम आदमी पार्टी बना लिया, समझे, है ना। दिल्ली में सरकार भी रहा, है ना, 10 साल तक शासन भी किया, क्या समझे। तो आप भी संस्था बना सकते हैं, आप भी संगठन बना सकते हैं, आप भी पार्टी बना सकते हैं। हर एक भारत के हर एक नागरिक का यह अधिकार है कि वह संस्था बना सके, पार्टी बनाए, है ना, समझ गए, ओके, समझे। अब देखिए, अब आपको संस्था बनाने का अधिकार हो गया, यानी कि आपने संस्था बना लिया, सारा पैसा उसे जमा कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या होगा, आप सारा से फाइनल हो गया तो घूमने जाइए, है ना जी। तो घूमने जाना है ना, तो घूमने गया, कोई कह रहा है फाइनल हो गया कि बम्बई जाना है ना, है ना, घूमने मुंबई गए आप लोग। अब मुंबई जैसे ही घूमने गए, यानी कि क्या करने गए, घूमने, यानी कि इसको बोलते हैं भ्रमण, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि भारत देश में जितना भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, ये घूमने से कोई नहीं रोक सकता, समझ गए। ये घूमने की स्वतंत्रता, समझ गए, क्या, घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। आप घूमे, बम्बई गए, बड़ा अच्छा लगा, समुद्र किनारे है, मरीना बीच है, जुहू बीच है ना, गेटवे ऑफ इंडिया है, संजय घर में देख रहे हैं शाहरुख खान के घर है, तो उधर अमिताभ बच्चन के घर है, बड़ा सुंदर नजारा है बम्बई के। आपको भी मन किया कि चलो भाई हम भी यहीं बस जाते हैं, समझ गए हैं। तो बस सकते हैं कि नहीं बस सकते, बम्बई में बस सकते हैं ना, दिल्ली जाते तो बस सकते हैं। यानी कि भारत में जहां भी आप चाहें, भारत के क्षेत्र में, है ना, अपने टेरिटरी में, पूरे भारत में जितना भी, कन्याकुमारी से लेकर के, है ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जहां भी चाहे आप बस सकते हैं। तो बसने की स्वतंत्रता, ठीक है, क्या है, बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, ठीक है, वहां आप बस सकते हैं, समझ गए, वहां आप बस सकते हैं। कुछ एरिया को रिजर्व घोषित कर दिया जाता है कि आप उस क्षेत्र में नहीं बस सकते हैं, जैसे कुछ जनजाति क्षेत्र है, अगर वहां लोग जाकर के बसेगा तो जनजाति का जो कल्चर है वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन है कि आप वहां नहीं बस सकते हैं, समझ गए। तो उसको छोड़ करके बाकी भारत में कहीं भी आप बस सकते हैं, समझ गए, ओके। एक में क्या करता है कि आप बसिएगा वहां, है ना, तो भोजन चाहिए ना, भोजन कैसे आएगा, काम करने से, है ना जी। तो ये भी स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। यानी कि एक में क्या कहता है ना, क्या कहता है, जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता, क्या कहता है, जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता,
ठीक है, जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता। समझ गए है ना। एक क्या कहता है, जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता। ये 19 के अंदर है सब, समझे, 19 के अंदर है। क्या है ना, 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा में क्या कहता है, सम्मेलन या सभा बनाने की स्वतंत्रता, है ना। तीसरा में क्या कहता है, संस्था या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा में क्या कहता है, देश में घूमने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता। और पांचवा क्या कहता है, बसने की स्वतंत्रता। अब वहां बस गए तो जीविकोपार्जन करेंगे तब ना वहां रह पाएंगे, तो जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता आपको दे देता है। समझ गए, ये स्वतंत्रता आपको मिलता है, भारत में कहीं भी आप रह सकते हैं, है ना। ये सारा स्वतंत्रता कितना बढ़िया बढ़िया स्वतंत्रता है, ये संविधान के तहत हम लोग को प्राप्त होते हैं। लेकिन यह स्वतंत्रता कब तक दिया जाएगा आपको, जब तक आपसे भारत की एकता अखंडता बाधित न होता हो, है ना। यह स्वतंत्रता आपको कब तक दिया जाता है, जब तक भारत की, है ना, भारत की एकता अखंडता बाधित ना हो। ठीक है ना, है ना। जब तक आपसे भारत की एकता अखंडता बाधित न हो, तब तक यह स्वतंत्रता आपको मिलेगा। लेकिन आपसे जैसे ही लग गया कि इस व्यक्ति को बोलने से भारत की एकता अखंडता बाधित हो सकता है, भारत में दंगा हो सकता है, तो आपके बोलने का आजादी को छीन लिया जाएगा, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको बैन कर दिया जाएगा, आपका यूट्यूब चैनल और जो भी है उस मीडिया को बंद कर दिया जाएगा। हो सकता है आपको जेल हो जाए। समझ गए, है ना। सरकार को लग गया आपके सभा करने से, आप सभा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा भाषण दे रहे हैं जिससे दंगा हो जाए, समझ गए, आतंकवादी गतिविधि हो रहा है, तो वैसा सम्मेलन आपसे, वैसे सम्मेलन करने का अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। समझ, कोई भी चीज, संस्था भी बनाने का वैसा अधिकार, आप बढ़िया बढ़िया संस्था बनाइए, देश को आगे बढ़ाने के लिए संस्था बनाइए, और आतंकवादी संगठन बनाइएगा, है ना, तो इस पर बैन हो जाता है आपको। समझ गए। भ्रमण करने का भी आपको उसी तरह का आपको नहीं घूमने दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे ही सरकार को लग जाएगा कि असामाजिक तत्व है तो वो पकड़ के जेल में डाल देगा। समझ गए, तो घूमने भी नहीं दिया जाएगा, कहीं बसने भी नहीं दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये सभी अधिकार कब तक मिलते हैं, जब तक भारत की एकता अखंडता बाधित न हो। अगर ये बाधित हो गया एकता अखंडता, तब यह अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। समझ गए, ओके। तो ये है आपका 19, है ना। हमने आप 1 से लेकर के 10 तक का अनुच्छेद देखा। ठीक है, इसको आज तक यहीं तक रखते हैं। फिर आगे हम लोग 19 से लेकर के 36 तक देखेंगे अनुच्छेद, ओके, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपने देखा होगा तो बहुत चीज आपको समझ में आया होगा, बहुत कुछ आपने जाना होगा। ठीक है, इसी तरह का अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें, ताकि वह भी इस ज्ञान से दूर न रहे और ज्ञान को हासिल करके वह भी अपने आप को मजबूत करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।